हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। सनराइज एजुकेशन एकेडमी समदनी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑपरेटर, एक्सप्रेशन और इनपुट और आउटपुट फंक्शन के बारे में। तो पहले अपन कुछ ऑपरेटर जो लास्ट वीडियो के अंतर्गत हमने पढ़े थे ऑपरेटर के बारे में, ठीक है नहीं लास्ट वीडियो में हमने ऑपरेटर के बारे में पढ़ा था, लेकिन कुछ ऐसे ऑपरेटर थे जो हमारे रह गए थे। अब उन ऑपरेटर को अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब जो लास्ट वीडियो में हमने ऑपरेटर पढ़ा था उसमें हमने पहला जो ऑपरेटर पढ़ा था वो अर्थमेटिक पढ़ा था, ठीक है। फिर हमने रिलेशन ऑपरेटर के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। फिर लॉजिकल, असाइनमेंट, इन सभी ऑपरेटर के बारे में हमने एक बार डिस्कस किया था। लेकिन आपको फिर से मैं एक बार वापस बता देता हूँ जैसे कौन कौन से था कि अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक का मतलब हिंदी में कहते हैं जिसको अंक गणितीय ऑपरेटर। अंक गणितीय ऑपरेटर वो होगा जिसमें क्या होगा, दो संख्याओं को आपस में जोड़ा जाएगा। जैसे मान लो उन दो संख्याओं को आपस में, या फिर अपन ये कह सकते हैं कि उसमें और ज्यादातर मैथमेटिकल संबंधी जितना भी जो कार्य होगा या गणित संबंधी जितना भी कार्य होगा वो अर्थमेटिक ऑपरेटर में किया जाएगा, ठीक है। अर्थमेटिक के बाद हमने देखा रिलेशनल ऑपरेटर, और रिलेशनल ऑपरेटर को हिंदी में क्या कहते हैं? वैसे तो ऐसे ही लिखा जाता है रिलेशनल, लेकिन इसको कहते हैं संबंध वाला ऑपरेटर। अब संबंध का ऑपरेटर का मतलब ये हुआ कि दो वेरिएबल है या दो वैल्यू है, उन वैल्यू को अगर कंपेयर करना हो या फिर उनकी तुलना करनी हो तो फिर रिलेशनल ऑपरेटर का उपयोग करते हैं। फिर बाद में अगला जो असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब क्या था कि जो वैल्यू होगी उन वैल्यू को, जैसे ए की वैल्यू बी में असाइन करनी हो तो फिर इक्वल का सिंबल का उपयोग करेंगे बस। फिर हमने देखा लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल या लॉजिक ऑपरेटर यानी जिसको कहते हैं हिंदी में तार्किक ऑपरेटर। और तार्किक में क्या होते हैं कि इसके अंतर्गत लॉजिक लगाएंगे, इन लॉजिकल संबंधित जितने भी कार्य होंगे वो लॉजिकल ऑपरेटर में होंगे। अब लॉजिकल में जैसे हमने देखा था कि तीन प्रकार के होते हैं, एंड, और नॉट। एंड में क्या था कि दो वैल्यू है या दो ऑपरेंड दे रखे, वो दोनों ऑपरेंड कैसे होने चाहिए? ट्रू। अगर दोनों ऑपरेंड ट्रू है तो रिजल्ट क्या मिलेगा? ट्रू, ठीक है। और में क्या देखा था कि दो ऑपरेंड है और उन दोनों में से कोई भी एक क्या होना चाहिए? ट्रू, तो रिजल्ट क्या मिलेगा? ट्रू। और दोनों अगर ट्रू नहीं है और दोनों फॉल्स है तो रिजल्ट फॉल्स मिलेगा। अब इसमें मान लो फर्स्ट वाला ट्रू है और सेकंड वाला फॉल्स है तो रिजल्ट फॉल्स ट्रू, और फर्स्ट वाला फॉल्स है और सेकंड वाला ट्रू रहे तो रिजल्ट भी ट्रू, मतलब दोनों में से कोई भी एक ट्रू होना चाहिए। फिर नॉट में क्या था कि इसका रिवर्स यानी उल्टा मान के चलो, जैसे 0 इनपुट करोगे तो 1 रिजल्ट आएगा और 1 इनपुट करोगे तो 0 रिजल्ट आएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमने कुछ ऑपरेटर पढ़े थे और कुछ ऑपरेटर है जो हमारे बाकी रह गए तो वो हम अपन आज पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला इसमें ऑपरेटर आता है आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर का मतलब हुआ है कि इस ऑपरेटर का उपयोग अपन किसी की पहचान करने के लिए करेंगे, ठीक है नहीं, कि किस प्रकार से कोई वेरिएबल है और वो वेरिएबल एक निश्चित टाइप की है या नहीं, किसी को निर्धारित किया गया है या नहीं, इस प्रकार से उसका ऑपरेटर का उपयोग करेंगे। जैसे नाम से हमें पता लग जाता है आइडेंटिटी का मतलब होता है किसी की पहचान करना। अब पहचान करेंगे तो वो किस प्रकार से? किसी ऑपरेटर के माध्यम से। तो ये जो ऑपरेटर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, उनमें से ये मैं बता देता हूँ। उसे एक तो होता है इज और एक होता है नॉट इज, ठीक है। यानी या तो ये ऑपरेटर हैं या फिर नहीं है, ठीक है। एक तो होता है इज और एक इज नॉट, ये दो ऑपरेटर है। इन दो ऑपरेटर का मतलब ये कौन से ऑपरेटर है? आइडेंटिटी, यानी जिसे अपन कह सकते हैं पहचान करता ऑपरेटर, ठीक है। तो अब देखते हैं इसके बारे में पढ़ लेते हैं अपन, ठीक है। तो देखो, आइडेंटिटी ऑपरेटर आर यूज टू डिटरमाइंस वेदर द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल, ठीक है, इज ऑफ ए सर्टन टाइप और नॉट। यानी इसमें क्या होता है कि जो ऑपरेटर, ये जो ऑपरेटर है इसका निर्धारण करने के लिए किया जाता है कि वेरिएबल का मान एक निश्चित प्रकार का है या नहीं। यानी यहाँ दे रखा है कि वेदर
द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल इज ऑफ ए सर्टन टाइप, यानी किसी एक निश्चित प्रकार का वेरिएबल की वैल्यू है या नहीं, ये निर्धारित करने के लिए आइडेंटिफाई ऑपरेटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स कैन आल्सो बी यूज्ड टू डिटरमाइन वेदर टू वेरिएबल्स आर रेफरिंग टू द सेम ऑब्जेक्ट और नॉट। और इसमें क्या होता है कि आइडेंटिटी ऑपरेटर होता है, इसके अंतर्गत जो डिटरमाइन होता है, ये कहते हैं कि दो वेरिएबल लेते हैं और उन दो वेरिएबलों को पहचाना करते हैं कि क्या वास्तव में ये दो वेरिएबल है वो एक ऑब्जेक्ट का उल्लेख कर रही है या नहीं, यानी एक ऑब्जेक्ट के का रेफर कर रही है या नहीं कर रही है। तो देयर आर टू आइडेंटिटी ऑपरेटर, और ये दो प्रकार के ऑपरेटर। अब आप समझ गए पहचानकर्ता क्या होता है, कि पहचानकर्ता का उपयोग जो होता है या पहचान ऑपरेटर होता है उसका उपयोग क्या होता है कि वेरिएबल का मान एक निश्चित प्रकार का है या नहीं ये निर्धारित करता है। और एक और दूसरा निर्धारित ये भी करता है कि जब इसको उपयोग किया जाता है तो इसके अंतर्गत जो दो वेरिएबल होती है उन दोनों वेरिएबल को ऑब्जेक्ट के लिए उल्लेख कर रहा है या नहीं, ये दोनों उपयोग करता है। तो देखो, पहचान ऑपरेटर का उपयोग ये निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि एक वेरिएबल का मान एक निश्चित प्रकार का है या नहीं, यानी इसका किस लिए उपयोग करते हैं कि जो वेरिएबल है उसका मान किसी निश्चित है या नहीं। पहचानकर्ता का उपयोग ये निर्धारित करने के लिए भी किया जाता है कि दो वेरिएबल एक ही वस्तु का उल्लेख कर रहे हैं या नहीं। अब दो वेरिएबल है और दो वेरिएबल किसी वस्तु का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट का उल्लेख कर रहे हैं या नहीं। अगर ऑब्जेक्ट का उल्लेख नहीं कर रहा है तो भी ठीक है, तो ये इन दोनों की पहचान करने के लिए एक ऑब्जेक्ट का उल्लेख कर रहे हैं या नहीं, तो इसके लिए अपन आइडेंटिटी ऑपरेटर का उपयोग करेंगे। और आइडेंटिटी ऑपरेटर दो पहचान करता है, इज और नॉट इज या इज नॉट। ठीक है, अब अगला है मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप का मतलब होता है सहायता वाला ऑपरेटर या सदस्य वाला ऑपरेटर होता है, जिसका मतलब ये होता है कि इसका उपयोग जांचने के लिए किया जाता है कि जो मूल्य दिए जाते हैं उन मूल्य का अनुक्रम सदस्य है या नहीं। ठीक है ना, इसके अकॉर्डिंग सदस्य। वैसे इतने ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि जैसे मान लो कोई भी सीक्वेंस दे रखा है उसके सीक्वेंस के अकॉर्डिंग है या नहीं, तो मतलब इसका इसलिए उसको देखा जाता है कि ये है कि नहीं। अब जैसे मैंने एग्जाम्पल की बात करें अपन कि मेंबरशिप में कैसा होता है, जैसे 1 2 3 इस प्रकार से हमने एक वैल्यू दे दी। अब यहाँ पर लिखते हैं जैसे ए, अब ये मान लो जैसे मान लो इसमें से हमें पता लगे 1 2 3 एक प्रकार का सीक्वेंस है। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ 2 इन ए, तो ए के अंदर 2 है, बिल्कुल है। ठीक है, तो इस प्रकार से उनका एक सीक्वेंस मिल जाएगा, और सीक्वेंस है या नहीं इसको चेक करने के लिए मेंबरशिप ऑपरेटर का उपयोग किया जाता है। तो देख लीजिए कि मेंबरशिप ऑपरेटर आर यूज्ड टू चेक इफ ए वैल्यू इज ए मेंबर ऑफ द गिवन सीक्वेंस और नॉट। यानी ये कह रहा है कि ये ऑपरेटर का उपयोग है वो क्या करता है, वैल्यू को सिर्फ चेक करते हैं। किस चीज के लिए, मेंबर के लिए ऑफ द गिवन सीक्वेंस, यानी जो सीक्वेंस दिया हुआ है दिए गए सीक्वेंस के अनुक्रम का सदस्य चेक करने के लिए वो है या नहीं, इसके लिए सिर्फ मेंबरशिप ऑपरेटर का उपयोग करते हैं। हिंदी में देखें तो सदस्यता ऑपरेटर का उपयोग ये जांचने के लिए किया जाता है कि मूल्य दिए गए अनुक्रम का सदस्य है या नहीं, यानी ये जिसे अपन कहते हैं जो वैल्यू हमने दी है वो वैल्यू एक प्रकार की सदस्य है या नहीं। सदस्य का मतलब होता है सीक्वेंस वाइज है या नहीं, यानी उनका सीक्वेंस का कोई क्रम परिवर्तन तो नहीं हो रखा है। ये जांचने के लिए अपन मेंबरशिप ऑपरेटर का उपयोग करते हैं। और ये भी दो प्रकार के, इन और नॉट इन। ठीक है, कैसे कि जैसे अब देखो आप इसका एक एग्जांपल लेते हैं अपन कि जैसे मान लो हमने एक वेरिएबल ए ली और इसका मैंने हमें सीक्वेंस वाइज जैसे मान लो 5 6 7 8 और 9। ठीक है, अब जैसे इन का मतलब तो होगा, इनका मतलब तो क्या होगा कि इसके अंदर है, और नॉट इन का मतलब इसके अंदर नहीं है। जैसे यहाँ पर मैं प्रिंट के लिए एक अप्लाई कर रहा हूँ, जैसे वैल्यू के देखो 6 इन ए। अब आप बताओ कि ये वैल्यू क्या ट्रू होगी फॉल्स, तो इस क्रम में देखा गया कि ये जो वैल्यू है ये इस क्रम के अंतर्गत है, तो इसका मतलब ये रिजल्ट हो जाएगा ट्रू। अब मैं यहाँ पर ये दे रहा हूँ कि जैसे 10, फिर इसमें मैंने यहाँ पर एक इन्वर्टेड कॉमा लिख दिया, और जैसे मैं इन्वर्टेड कॉमा लिखूंगा तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग। अब 10 की जगह पहले 8 ले लो। ठीक है, 8 ले लिया तो ये स्ट्रिंग बन गई। अब मैं यहाँ कर रहा हूँ इन ए,
अब बताओ कि स्ट्रिंग वैल्यू इसमें है नहीं है ना, इसके अंतर्गत तो सिर्फ नंबर वैल्यू ऐड कर रखी है, क्योंकि यहाँ पर जब इन्वर्टेड कॉमा आता है तो इसका मतलब वो एक स्ट्रिंग वैल्यू बन जाती है, तो ये स्ट्रिंग वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो इनका मतलब तो ये हो गया। अब इसी एग्जाम्पल के माध्यम से ये समझो कि जैसे मैंने ए के अंतर्गत कौन कौन सी वैल्यू को स्टोर करा है, 5, 6, 7, 8 और 9। अब मैं यहाँ लिखता हूँ कि 10 नॉट इन ए, तो अब कंडीशन क्या आएगी, ट्रू आएगी, बिल्कुल ट्रू आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि 10 जो है वो इसके अंतर्गत नहीं है, और नॉट इन का मतलब नहीं होना, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ 6 नॉट इन ए, तो ये वैल्यू हो जाएगी फॉल्स। क्यों, क्योंकि ए के अंदर 6 वैल्यू है, ठीक है। इस प्रकार से मेंबरशिप का ऑपरेटर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, इन और नॉट का, ठीक है। अब अगला जो टॉपिक है वो है हमारा एक्सप्रेशन। और एक्सप्रेशन हमेशा इतना ध्यान रखना कि एक्सप्रेशन हमेशा कंबाइंड होते हैं। कैसे कंबाइंड होते हैं, एक तो होते हैं कांस्टेंट, यानी जिसे अपन कह सकते हैं स्थिरांक, एक ऑपरेटर, ठीक है, और एक अपन ये कह सकते हैं कि कांस्टेंट, ऑपरेटर और वेरिएबल, इनका सबका एक अपना एक इसका कंबाइंड कॉम्बिनेशन होता है या संयोजन। इन सभी संयोजन से एक एक्सप्रेशन बनता है। और एक्सप्रेशन हमेशा जो काम करता है वो किस चीज़ के लिए करता है, कि जो वैल्यू है उस वैल्यू या अपन ये कह सकते हैं मान को मूल्यांकन करने के लिए, मान का क्या करने के लिए, मूल्यांकन करने के लिए एक्सप्रेशन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। यानी जो वैल्यू दे रखी है उस वैल्यू का अगर आपको मूल्यांकन करना है तो उसके लिए अपन एक्सप्रेशन वैल्यू का उपयोग करेंगे। और हमेशा ये ध्यान रखना कि एक्सप्रेशन वैल्यू के अंतर्गत जब इनका मूल्यांकन करते हैं अपन, तो इसके अंतर्गत ये होता है कि जो वैल्यू कम साइज की होगी, इनके भी साइज वाली होते हैं ना, कि जैसे मान लो प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, तो इनकी भी कोई वैल्यू का निर्धारित कर रखा है। तो जैसे जो कम वाली वैल्यू वाली होगी उनका उपयोग अपन पहले करेंगे, यानी जिसे अपन कह सकते हैं इसके अंदर स्तर होते हैं, स्थिर होते हैं। जैसे एक तो होता है हाई लेवल और एक होता है लो लेवल। तो लो लेवल का उपयोग है वो हाई लेवल से पहले की, हाई लेवल का उपयोग पहले किया जाता है और लो लेवल का उपयोग बाद में किया जाता है। तो ये होता है एक्सप्रेशन, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ एक्सप्रेशन है उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। तो देखो कि एन एक्सप्रेशन इज डिफाइंड एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट, वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर। यानी इसको किसके द्वारा परिभाषित किया जाता है, कांस्टेंट के द्वारा, वेरिएबल्स के द्वारा और ऑपरेटर के द्वारा इनको परिभाषित किया जाता है। एन एक्सप्रेशन ऑलवेज इवेल्यूटेड टू ए वैल्यू, यानी एक्सप्रेशन हमेशा क्या करता है, वैल्यू का मूल्यांकन करते हैं। ए वैल्यू और ए स्टैंड लॉन वेरिएबल इज आल्सो कंसिडर्ड एज एन एक्सप्रेशन। और ये कहता है कि वैल्यू और एक स्टैंड लॉन वेरिएबल भी एक क्या है, एक्सप्रेशन है। बट ए स्टैंड लॉन ऑपरेटर इज नॉट एन एक्सप्रेशन। लेकिन ये कहता है कि स्टैंड लॉन जो ऑपरेटर है वो एक एक्सप्रेशन नहीं हो सकता, ठीक है। तो एक्सप्रेशन का मतलब तो समझ गए होंगे ना अपन कि एक्सप्रेशन क्या होता है, ठीक है। तो अब जैसे मान लो देखो ये कह रहा है कि एन एक्सप्रेशन इज डिफाइंड एज कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल एंड ऑपरेटर। यानी ये किसका, एक तो कांस्टेंट, वेरिएबल, ऑपरेटर के कॉम्बिनेशन या फिर संयोजन के रूप में परिभाषित किया जाता है। और एक्सप्रेशन है वो हमेशा क्या करता है, इवेल्यूट टू वैल्यू, यानी जैसे वैल्यू का मूल्यांकन करना। और ये हमेशा क्या होता है, स्टैंड लॉन वेरिएबल इज आल्सो कंसिडर्ड एज ए एक्सप्रेशन। यानी वैल्यू और स्टैंड लॉन वेरिएबल है ये हमेशा एक्सप्रेशन हो सकती है, लेकिन जो स्टैंड लॉन ऑपरेटर है वो एक्सप्रेशन नहीं हो सकता, ठीक है। तो देखो इसके बारे में कि एक एक्सप्रेशन को स्थिरांक, चर और ऑपरेटर के संयोजन के रूप में परिभाषित किया गया है। किसके रूप में, ऑपरेटर के रूप में इसको परिभाषित किया गया है। किसका कॉम्बिनेशन होता है या किसका संगठन बना होता है, स्थिरांक का, वेरिएबल का और ऑपरेटर का एक संयोजन बना हुआ होता है। एक एक्सप्रेशन हमेशा एक वैल्यू या मूल्य का मूल्यांकन करती है। हमेशा जो भी वैल्यू आप दोगे या मूल्य दोगे उसका हमेशा क्या करती है, मूल्यांकन। और मूल्यांकन के लिए कौन उपयोग करती है, एक्सप्रेशन। और एक मान या स्टैंड लॉन वेरिएबल भी एक एक्सप्रेशन के रूप में जाना जाता है। यानी एक मान यानी एक वैल्यू या फिर एक जो स्टैंड लॉन वेरिएबल होती है वो भी एक एक्सप्रेशन के रूप में जानी जाती है।
लेकिन एक स्टैंड अलोन ऑपरेटर एक एक्सप्रेशन नहीं होता। अब इसके अंतर्गत जैसे स्टैंड अलोन ऑपरेटर जैसे मान लो आइडेंटिफाई ऑपरेटर होंगे, मेंबरशिप ऑपरेटर होंगे, या फिर कुछ और भी अलग होंगे, लॉजिकल ऑपरेटर होंगे। तो ये जो ऑपरेटर होंगे ना, इन ऑपरेटर को अपन एक एक्सप्रेशन नहीं कह सकते। ठीक है, क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि वो एक प्रकार के ऑपरेटर है। ठीक है नहीं, तो ये सब क्या होते हैं, एक प्रकार के, जिसको अपन ये कह सकते हैं स्टैंड अलोन ऑपरेटर होते हैं। और जो स्टैंड अलोन ऑपरेटर होते हैं उनको अपन इसका उपयोग में नहीं किया जाता। बाकी के जो ऑपरेटर होते हैं ना वो उपयोग कर सकते हैं। जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर वो एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर एक एक्सप्रेशन हो सकता है। तो ये ऑपरेटर है, लेकिन जो इसके अंतर्गत बाकी वाले जो स्टैंड अलोन ऑपरेटर होंगे उनको अपन एक्सप्रेशन के रूप में नहीं उपयोग लिया जाएगा। ठीक है, तो अब देखो जैसे कुछ वैलिड एग्जाम्पल है ये, जैसे ये कह सकते हैं कुछ वैलिड एक्सप्रेशन है। जैसे मान लो 10, जैसे मान लो 3.0 प्लस 3.14 नंबर माइनस के, जैसे इसके अंदर डिवाइड का उपयोग हो रहा है, सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन का उपयोग हो रहा है। फिर उसके बाद स्ट्रिंग वैल्यू को आपस में जोड़ रहे, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये ऐसे बन जाएंगे ग्लोबल सिटीजन। तो मतलब इस प्रकार से इनके अंतर्गत ऑपरेटर का उपयोग किया जाता है, और वो ऑपरेटर का जब उपयोग करते हैं तो उसको अपन कह सकते हैं एक्सप्रेशन। ठीक है, लेकिन इसके अंदर ये ध्यान रखना स्टैंड अलोन ऑपरेटर होते हैं वो एक्सप्रेशन नहीं होते। अब आता है ऑपरेटर की जो, जिसे अपन कहते हैं प्रेसिडेंस, ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ऑपरेटर प्रेसिडेंस में क्या होता है वो समझो कि इसके अंतर्गत क्या होता है कि एक से ज्यादा ऑपरेटर, यानी एक से ज्यादा ऑपरेटर, यानी अपन ये अपनी दूसरी अगर इंग्लिश में बात करें तो मोर देन वन ऑपरेटर। ठीक है, उसका उपयोग अगर एक्सप्रेशन में हो रहा है, अगर एक से ज्यादा ऑपरेटर का उपयोग अगर एक्सप्रेशन में हो रहा है तो उसमें हम क्या करते हैं, प्राथमिकता पर निर्भर करते हैं कि जैसे कौन सा ऑपरेटर पहले लिया जाएगा और कौन सा ऑपरेटर बाद में लिया जाएगा। जैसे कि एग्जांपल मैं अगर बताऊं तो हमने देखो कई प्रकार के ऑपरेटर पढ़े। जैसे मान लो ये प्लस है तो वो एक अर्थमेटिक ऑपरेटर है, ग्रेटर देन है तो वो एक रिलेशन ऑपरेटर है। फिर हमने मान लो जैसे मल्टीप्लाई है तो वो एक प्रकार का क्या पढ़ा कि भाई ये भी अर्थमेटिक ऑपरेटर है। तो इन सभी ऑपरेटर का उपयोग ये कहता है कि अगर कोई मान लो एक एक्सप्रेशन दे रखी है, जैसे मान लो 10 + 20 × 30, अब मैंने आपको ये एक्सप्रेशन दे दिया। अब इस एक्सप्रेशन को मैंने कहा कि आपको सॉल्व करना है, तो अब हमें ये पता लग गया कि एक सेंटेंस दे रखा है। अब इन सेंटेंस में क्या होता है, एक से अधिक ऑपरेटर का उपयोग हो रहा है। ये एक से अधिक ऑपरेटर किस में उपयोग हो रहा है, एक्सप्रेशन में। ठीक है, तो ये कहता है कि जब एक से अधिक ऑपरेटर का एक्सप्रेशन में यूज होता है तो इसकी प्राथमिकता पर निर्भर करता है, या उसकी जैसे उसकी लेवल, ठीक है, उस पर निर्भर करता है कि पहले कौन सा लाया जाएगा और बाद में कौन सा ऑपरेटर का यूज किया जाएगा। अब इसके लिए क्या बना हुआ है, नियम बने हुए, रूल्स बने हुए, और वो रूल्स किस पर निर्भर करते हैं, प्राइमरी पर, कि उसकी प्राथमिकता क्या है। अब प्राथमिकता भी दो प्रकार की होती है, एक तो होती है हायर और एक होती है लोअर। यानी जो हायर प्राथमिकता है उसको पहले उपयोग करेंगे किसे, लोअर प्राथमिकता से। अब जैसे अगर मान लो इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना तो सबसे पहले अपन क्या करें, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मान लो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मान लो इस दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें पता लगा कि ये कितने हो रहे हैं, 600 हो रहे हैं, और फिर उसके बाद इसके अंदर 10 जोड़ देंगे। तो मतलब इसमें यह पता लगता है कि इसके अंदर जैसे हायर एक्सप्रेशन कौन सा है या ऑपरेटर कौन सा, ये वाला है, तो इसको पहले सॉल्व करेंगे और बाद में लोअर वाले निम्न प्राथमिकता वाला को बाद में सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। क्या देखो कि इफ मोर देन वन ऑपरेटर आर यूज्ड इन एन एक्सप्रेशन तो देन C++ लैंग्वेज यूज रूल्स ऑफ ऑपरेटर प्राइमरी। यानी एक ही एक्सप्रेशन में अगर एक से अधिक ऑपरेटर का यूज हो रहा है तो उसके लिए अपन के एक रूल्स बने हुए हैं, किसके, ऑपरेटर प्राइमरी के, यानी ऑपरेटर की प्राथमिकता के लिए नियम है। और उन नियम में यह कहा गया है कि हायर प्राइमरी ऑपरेटर आर एग्जीक्यूटेड बिफोर लोअर प्राइमरी, यानी हायर प्राइमरी ऑपरेटर को पहले लोअर प्राइमरी यानी निम्न प्राथमिकता से पहले इसको परिभाषित किया जाएगा या इसको निष्पादित किया जाएगा। और इसी रूल्स को, दिस रूल्स इज कॉल्ड ऑपरेटर प्रेसिडेंस, और इसी रूल्स को ऑपरेटर प्रेसिडेंस कहते हैं।
देखो एक बार कि अगर एक से ज़्यादा ऑपरेटर किसी एक्सप्रेशन में हो तो तब C++ भाषा में ऑपरेटर की प्राथमिकता के लिए परिभाषित जो नियम होते हैं, उच्च प्राथमिकता वाले ऑपरेटर निम्न प्राथमिकता वाले ऑपरेटर से पहले निष्पादित या निष्पादित होते हैं और इस नियम को ऑपरेटर प्रेसिडेंस कहा जाता है। ठीक है नहीं, यानी एक ही ऑपरेटर, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एक एक्सप्रेशन होगा और उसमें एक से अधिक ऑपरेटर का यूज करेंगे तो फिर इसको इस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा। अब जैसे मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल बताने हैं, उस एग्जाम्पल में हमें पता लग गया कि कैसे एक्सप्रेशन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन लिखे हुए, अब इन एक्सप्रेशन का बात करें तो अब इस एक्सप्रेशन में ये देखो कि जैसे मान लो ये प्रेसिडेंस 0 है, ये मान लो मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई है वो प्लस से ज़्यादा है तो पहले इसका उपयोग करेंगे मल्टीप्लाई का। तो जैसे मान लो 20 + 13 × 14, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें पता लगा कि इसकी जो आंसर है वो 12 आ गई। फिर उसके बाद इन दोनों को आपस में जोड़ दिया तो जोड़ने के बाद इसकी आंसर ये आ गई। अब जैसे ये वाले आप बात करते हैं अपन इन दोनों की, तो इन दोनों में जैसे मान लो माइनस, ये जो सब्ट्रैक्शन है इस सब्ट्रैक्शन से तो प्लस ज़्यादा है, या मान लो माइनस काम ज़्यादा आ रहा है, तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि ये दोनों इक्वल है। पहली बात तो क्या, ये दोनों इक्वल है। अब प्लस और माइनस दोनों इक्वल है, तो इस दोनों में जब इक्वलिटी आ जाएगी तो हमें इसमें से मान लो पहले कौन सा यूज करना है, तो पहले मतलब ये तो जो ऑपरेटर पहले दिया जाएगा वो पहले यूज होगा। तो अब मान लो प्लस और माइनस ऑपरेटर है, तो इनमें से दोनों ऑपरेटर में से पहले कौन सा है, तो पहले माइनस का है, तो इसका मतलब इन दोनों में से माइनस कर दो, तो माइनस का 20 और प्लस का 14। अब देखो माइनस प्लस बराबर क्या होता है, माइनस प्लस बराबर माइनस, ये होता है ना। जैसे प्लस बराबर प्लस, प्लस बराबर प्लस, माइनस प्लस बराबर माइनस, या प्लस माइनस बराबर माइनस, और माइनस माइनस बराबर प्लस, ये एक अपन मैथमेटिकल में भी पढ़ते आए। तो ये चीज़ भी यही हो रहा है। तो इनमें से जैसे 10 माइनस के हैं और ये 14 के प्लस, तो अब इसमें से क्या हो रहा है कि माइनस प्लस बराबर माइनस, तो इसमें से माइनस कर दो तो ये 13 इसकी आंसर आ जाएगी। ठीक है, अब जैसे मान लो ये एक्सप्रेशन है, तो इसमें तो हमें पता लग गया कि अगर मान लो प्लस और मल्टीप्लाई का एक्सप्रेशन आए तो सबसे पहले अपन को क्या करना, मल्टीप्लाई ही करना है, बाकी और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो अब यहाँ पर किस प्रकार से अपन मल्टीप्लाई करते हैं या फिर प्लस करेंगे, तो आप बताइए। लेकिन इसके अंदर क्या हुआ कि जैसे कई ऑपरेटर ऐसे होते हैं जिनको पैराथीसिस कोष्टक में बंद कर दिए जाते हैं, तो पहले उनको ही सॉल्व करने होते हैं, बाद में मल्टीप्लाई का करेंगे, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पर हमने तो क्या किया था कि पहले जैसे प्लस और मल्टीप्लाई का आया तो इसमें हमने मल्टीप्लाई पहले लिया था, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, पैराथीसिस कोष्टक के अंदर इसको बंद कर रखा है। तो जब पैराथीसिस कोष्टक में इसको बंद कर रखे हो तो पहले इन कोष्टक वाले वैल्यू को सॉल्व करने होते हैं, फिर उसके बाद बाहर वाली वैल्यू को। तो कोष्टक वाली वैल्यू को जैसे सॉल्व करें तो इसमें से देखो जैसे 20 + 30 और मल्टीप्लाई 14, तो इन दोनों को जो ऐड किया तो 15 × 14। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 2000 इनकी वैल्यू आ गई। अब देखो जैसे ये एक्सप्रेशन है कि 15.0 ऑब्लिक मतलब डिवाइड 4 + 8 + 3.0। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं, अपन देखते हैं। जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले देखो मान लो 15.0, फिर ऑब्लिक, फिर 4, फिर प्लस, अब 8.0 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर भी एक वैल्यू है जिसमें 0.0 आ रहा है। तो पहले तो क्या करेंगे, सीधी सी बात है, पहले तो इन दोनों के कोष्टक की वैल्यू को क्या करेंगे, निकालेंगे, क्योंकि जो कोष्टक वाली वैल्यू वो पहले सॉल्व होती है। तो देखो 15.0 4 प्लस, अब इन दोनों को ऐड कर दो, यहाँ पर हो जाएंगे 11। अब ये 0.0 आएंगे तो फिर इसका मतलब 0.0 यहाँ पर भी आएगा। अब हमें पता लगा है कि ये प्लस है, इससे पहले ये डिवाइड किया जाएगा, प्लस से पहले डिवाइड होगा, तो इन दोनों को डिवाइड करो। तो डिवाइड करने के बाद हमें पता लगा कि इसकी जो वैल्यू है, जैसे मान लो यहाँ 15 को 4 से डिवाइड करते तो कितनी बार जा रहा है, जैसे मान लो 3, फिर उसके बाद 3 रह गए, फिर उसके बाद 0, फिर 28, फिर 2, फिर 0, और ये हो गए 5, और ये हो गए 20। तो मतलब 3.5 आ रहा है, तो 3.575। अब प्लस में ऐड कर दो 11.0। अब इन दोनों को आपस में जोड़ो, तो जोड़ने के बाद क्या हो जाएंगे 14.75, ये इसकी हो जाएगी आंसर। तो मतलब
इसका मेरे ये समझाने का मतलब यही था कि एक एक्सप्रेशन होते हैं और उन एक्सप्रेशन में एक से अधिक ऑपरेटर होते हैं। तो जब एक से अधिक ऑपरेटर होते हैं तो उन ऑपरेटर में उनकी प्राथमिकता पर निर्भर रहता है कि कौन सा पहले ऑपरेटर उपयोग किया जाएगा। लेकिन एक बात यह है कि अगर कोई भी ऑपरेटर कोष्टक के अंदर आ रहा है तो उसमें प्राथमिकता डिफेंड नहीं करेगी, उसमें पहली कोष्टक वैल्यू ही सॉल्व करनी है। और एक और बात कि जब अगर मान लो माइनस सब्ट्रैक्शन और प्लस दोनों में साथ में आ रहा है तो इसका मतलब पहले जो ऑपरेटर दे रखा होगा उसका उपयोग, क्योंकि ये दोनों एक इक्वल है। ठीक है, अब आता है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का मतलब होता है कि इसके अंतर्गत एक स्टेटमेंट निर्धारित कर दिया जाता है। ठीक है, तो देखते हैं कि इन पाइथन ए स्टेटमेंट इज ए यूनिट ऑफ कोड दैट पाइथन इंटरप्रेटर कैन एग्जीक्यूट। यानी पाइथन में क्या होता है कि एक स्टेटमेंट कोड की एक इकाई होती है जिसे क्या कहता है कि पाइथन इंटरप्रेटर निष्पादित कर सकता है। ठीक है, अब इसके अंतर्गत एक स्टेटमेंट दे रखा है, जैसे एग्जांपल के लिए कि x इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब x इज इक्वल टू 4 है। अब ये कहता है कि उसको अपन को क्या करना है कि स्टेटमेंट को ये कहता है क्यूब निकालना है। अब क्यूब में हमेशा एक ऑपरेटर पड़ा था, आपको पता हो तो, अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर जैसे x की वैल्यू तो 4 है, उस x की वैल्यू को क्यूब निकालने के लिए 3 बार मल्टीप्लाई करना है। तो इस 4 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो। जब 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 64 आंसर आ जाएगी। अब इसी प्रकार जैसे मैं 3 दे दूं और 3 का क्यूब निकालना और ऐसे करके दे दूं, मैं 3 है उसको मुझे 3 बार मल्टीप्लाई करना है। तो इसका मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 3 इंटू 3 9 और 3 इंटू 9 9 इंटू 3 मतलब 81। ठीक है, तो मतलब इस प्रकार से इसका उपयोग, या मान लो 9, देखो इसको मल्टीप्लाई करते हैं अपन, 3 इंटू 3 कितने 9 और 9 इंटू 3 कितने हो गए 27, सॉरी। ठीक है, तो मतलब इस प्रकार से अपन एक एक्सप्रेशन, तो ये जो ऑपरेटर का उपयोग है वो हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर में भी समझा था कि इसका उपयोग कैसे किया जाता है, क्योंकि ये भी एक अर्थमेटिक ऑपरेटर का ही पार्ट होता है। ठीक है, तो देखते हैं अपन इसके बारे में। ये तो हो गया अपने स्टेटमेंट। अब आता है इनपुट और आउटपुट फंक्शन। अब देखो मैं इनपुट और आउटपुट को अपने शॉर्ट भाषा में समझा देता हूं। इनपुट और आउटपुट को समझा देता हूं, फिर उसको पढ़ लेंगे। इनपुट और आउटपुट समझो। इनपुट का मतलब होता है कि इस फंक्शन के माध्यम से आप यूजर से मैसेज को इनपुट करवा सकते हो। यानी जब कोई भी अगर इंस्ट्रक्शन लेने होते हो, ठीक है नहीं, जैसे हम कंप्यूटर को देंगे तो इनपुट देंगे इनपुट के माध्यम से। तो इनपुट के माध्यम से हमेशा ये होता है कि वो हमेशा यूजर से इनपुट लेता है, यूजर से इनपुट लेता है। अब यूजर से इनपुट हमेशा वो स्ट्रिंग के रूप में लेगा। किसके रूप में? स्ट्रिंग के रूप में। अब वो स्ट्रिंग के रूप में अगर जैसे आपने नंबर भी अगर इनपुट कर दिए, जैसे मान लो 7 8 कर दिए, तो भी इनपुट उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके फिर इनपुट करेगा। अगर चाहे आपने जैसे मान लो नाम लिख लिया जैसे राम, तो राम तो एक खुद में अपने आप में क्या स्ट्रिंग है, लेकिन ये 78 वो एक स्ट्रिंग नहीं है, तो इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। क्योंकि हमने मान लो एक पर ऑपरेट वो डाटा टाइप पढ़ी थी, तो उसके अंदर हमने स्ट्रिंग डाटा टाइप पढ़ी थी, और स्ट्रिंग डाटा टाइप में ये पढ़ा था कि डिजिट भी एक स्ट्रिंग है, अल्फ़ाबेट भी स्ट्रिंग है, स्पेशल करैक्टर भी स्ट्रिंग है, और स्पेस ब्लैंक स्पेस वो भी एक अपने आप में स्ट्रिंग है। तो अब इसके बारे में पढ़ते। फिर इनपुट हो गया। आउटपुट में क्या होता है कि जब भी कोई भी स्क्रीन पर अगर आपको दिखाना हो तो उसमें अपन आउटपुट फंक्शन का उपयोग करेंगे। अब स्क्रीन पर कब दिखाएंगे कि जब यूजर से कोई मैसेज लेगा, लेने के बाद अगर उसका वापस रिजल्ट लेना हो तो उसके लिए अपन प्रिंट फंक्शन का उपयोग करते हुए आउटपुट स्क्रीन पर दिखा सकते हैं। ठीक है, तो देखो इनपुट, वी यूज द इनपुट फंक्शन टू टेक इनपुट फ्रॉम अस। यानी इनपुट हमेशा क्या करता है? हमसे ही इनपुट लेता है। तो इनपुट फंक्शन का प्रयोग हम इनपुट लेने के लिए करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल में आ गया कि जैसे एंटर द वैल्यू ऑफ ए, तो फिर अपन क्या करेंगे, उसमें इनपुट देंगे कि नहीं देंगे? ए की वैल्यू को इनपुट करेंगे। ठीक है, जैसे ए की वैल्यू को इनपुट किया 15, तो वो 15 इनपुट हो जाएगी। यानी हम से इनपुट लेने के लिए इनपुट फंक्शन का उपयोग करते हैं। अब आता है कि द इनपुट फंक्शन विल ऑलवेज टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर। यानी हमेशा वो यूजर से ही इनपुट लेता है एज ए स्ट्रिंग, और वो स्ट्रिंग के रूप में ही लेता है। मीनिंग इफ द यूजर आल्सो एंटर ए नंबर
देन द इनपुट फंक्शन विल बी टेक दैट नंबर एज ए स्ट्रिंग। और अगर मान लो ये कहता है कि वो हमेशा स्ट्रिंग के रूप में ही लेता है, लेकिन मतलब ये हुआ कि अगर यूजर नंबर भी एंटर कर देता है तो वो नंबर को भी इनपुट फंक्शन के माध्यम से स्ट्रिंग में बदल देगा। ठीक है, तो अब देखो कि इनपुट फंक्शन यूजर से इनपुट हमेशा एक स्ट्रिंग के रूप में ही लेगा। ठीक है, मतलब कि अगर यूजर कोई नंबर भी एंटर करता है तो इनपुट फंक्शन उस नंबर को स्ट्रिंग के रूप में लेगा। अगर कोई नंबर भी एंटर कर देगा तो वो फंक्शन क्या करेगा, स्ट्रिंग के रूप में ले लेगा। अब इसका एक एग्जांपल समझो। जैसे मान लो आपको लिखना नेम, तो नेम लिखना तो लिखेंगे इनपुट, और इनपुट में ये लिखेगा कि एंटर योर नेम। तो आप यहाँ नाम किया जैसे राकेश एंटर कर दिया। अब आपको जैसे मान लो एज इनपुट करनी, तो यहाँ लिख दीजिए एज, और यहाँ हो जाएगा इनपुट। और मैंने आपको क्या कहा, अब यहाँ पर लिख दीजिए एंटर योर एज। तो यहाँ जैसे एज में एंटर कर दिया 19। तो अब देखो इनपुट फंक्शन क्या कहता है कि जब अगर आप यहाँ पर नंबर भी एंटर करते हो ना, तो वो ऑटोमेटिक इसको स्ट्रिंग का रूप ले लेगा। और स्ट्रिंग का रूप कब लेगा कि पहले इसका डाटा टाइप को इसको परिवर्तन करना पड़ेगा। तो जैसे मान लो ये कौन से टाइप का है, तो ये लिखो टाइप। ये 19 क्या नंबर है, तो टाइप है वो कैसे, एज में है। एज कैसा है, इंटीजर है। तो इसको अपन क्या करेंगे, परिवर्तन कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे क्लास, और क्लास में हो जाएगी ये स्ट्रिंग। तो मतलब इसको हमने इंटीजर से किस में परिवर्तन कर दिया, स्ट्रिंग के अंतर्गत। ठीक है, तो ये एक प्रकार का इनपुट। अब जैसे मान लो यहाँ पर आप लेते हो ए, जैसे नेम की जगह ए इनपुट लिया, तो इनपुट में लिखेंगे एंटर द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, तो मतलब वैल्यू की ए की वैल्यू को इनपुट किया जाएगा। तो ये इसका एग्जांपल है, आप समझ सकते हैं, मैंने आप समझा दिया। अब होता है आउटपुट। आउटपुट का मतलब होता है कि हमेशा स्क्रीन पर अगर आउटपुट दिखाना हो तो प्रिंट एफ फंक्शन का इस्तेमाल करके, यानी प्रिंट फंक्शन का इस्तेमाल करके स्क्रीन पर आउटपुट होता है। टिल नाउ द प्रिंट फंक्शन ऑलवेज यूज्ड टू शो द आउटपुट ऑन द यूजर्स स्क्रीन। यानी हमेशा उसका उपयोग क्या करते, किस लिए करते हैं, आउटपुट को शो करने के लिए। कहाँ पर, स्क्रीन पर। बट देयर इज मोर देन वन पैरामीटर्स फॉर द प्रिंट फंक्शन। और ये कहता है कि अगर इसके अंतर्गत प्रिंट फंक्शन होता है, उसमें क्या होता है, एक से ज़्यादा पैरामीटर होते हैं जिनका इस्तेमाल हमेशा किस लिए करते हैं, विच आर यूज टू गिव मोर देन वन लाइन और फॉर फाइल हैंडलिंग। या फिर इसको ये कह सकते हैं कि नई लाइन के लिए या फिर उसको फाइल हैंडलिंग के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जब प्रिंट फंक्शन के अंतर्गत एक से ज़्यादा पैरामीटर होते हैं तब। ठीक है, अभी तक यूजर के स्क्रीन पर आउटपुट दिखाने के लिए प्रिंट फंक्शन का ही इस्तेमाल किया गया है, लेकिन प्रिंट फंक्शन के लिए एक से ज़्यादा पैरामीटर होते हैं। इनका इस्तेमाल एक से ज़्यादा न्यू लाइन देना या फाइल हैंडलिंग के लिए किया जाता है। अब जैसे किस प्रकार से कि आप सिंपल सी एक तो समझा देता हूँ कि जैसे प्रिंट, अब प्रिंट में मैंने एक चीज़ दे दी जैसे 10 मल्टीप्लाई 2.5। अब इसको ये प्रिंट दे दी, तो ये तो सिर्फ ओनली फॉर ये समझे कि ये एक ही पैरामीटर है, लेकिन इसी एक प्रिंट फंक्शन के अंतर्गत एक और पैरामीटर आ जाता तो फिर यहाँ ऑब्लिक एन का उपयोग करते न्यू लाइन के लिए। ठीक है, तो ये जो प्रिंट फंक्शन का उपयोग हो रहा है, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आप यहाँ पर वैल्यू दोगे उस वैल्यू को स्क्रीन पर दिखानी हो तो उसके लिए प्रिंट फंक्शन का उपयोग करेंगे। तो जैसे मान लो मुझे इसे 10 मल्टीप्लाई 2.5 को मल्टीप्लाई करके इसका जो रिजल्ट होता है उस रिजल्ट को मुझे कहाँ पर दिखाना है, स्क्रीन पर। तो स्क्रीन पर दिखाने के लिए मैं प्रिंट फंक्शन का उपयोग करूँगा। तो 10 मल्टीप्लाई 2.5 को जब मैं इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 25.0 या 25 इसकी आंसर आ जाएगी। ठीक है, और ये अपने स्क्रीन पर शो हो जाएगी। अब इसके अंतर्गत क्या होता है, 2-3 चीज़ होती है। जैसे एक तो एंड का उपयोग करते हैं, एंड के साथ ऑब्लिक एन लगता है। ऑब्लिक एन का मतलब होता है हमेशा न्यू लाइन, यानी कोई अगर एक ही मतलब जैसे कि एक ही लाइन के अंतर्गत अगर आपको 2 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उन क्वेश्चन दोनों की वैल्यू को अलग अलग स्क्रीन अलग अलग लाइन पर दिखाना है तो फिर ऑब्लिक एन का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है, आप समझ सकते हैं किस प्रकार से आउटपुट फंक्शन का उपयोग किया जाता है। तो अभी हमने आज पढ़ा ऑपरेटर के बारे में।
फिर हमने एक्सप्रेशन के बारे में देखा, फिर हमने ऑपरेटर की प्रेसिडेंसी देखी, इसमें जैसे प्राथमिकता किसको दी जाएगी, फिर हमने स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा, और फिर हमने इनपुट और आउटपुट फंक्शन के बारे में अध्ययन किया। अब इसमें अगर आपको कोई दिक्कत है तो फिर आप मेरे से पूछ सकते हैं। और एक और विशेष बात यह है कि आपको ये होमवर्क पूरे करने हैं, क्योंककि आपकी जो हाफ ईयरली परीक्षा नहीं हो रही है उसके जो नंबर हैं या उसके अंक है वो आपको नोटबुक के अंतर्गत जो होमवर्क कर रखा होगा उसके अकॉर्डिंग दिए जाएंगे। इसलिए मैं एक बार पुनः बता देता हूँ कि जो मैं आपको नोट्स PDF में भेज रहा हूँ वो सबके हुए होने चाहिए, और उन्हीं नोट्स के आधार पर क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है।